साथियों, आज हम आपको बताएंगे प्रभुता शक्ति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको राज्य स्टेट के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे प्रभुता शक्ति के बारे में, फिर अगले वीडियो में हम विधि के बारे में आपको बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रभुता शक्ति के सिद्धांत विद्वान ऑस्टिन के अनुसार, सामंड के अनुसार, ब्रिटेन के संविधान में प्रभुता और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रभुता शक्ति, भारतीय संविधान में प्रभुता शक्ति, अंतरराष्ट्रीय विधि और प्रभुता शक्ति, प्रभुता संबंधी आधुनिक विचारधारा, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। साथियों, प्रभुता संपन्नता को राज्य का एक आवश्यक घटक माना गया है। कैसे माना गया है यह हम आपको बताएंगे। प्रभुता शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, प्रभुता शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द सॉवरेन से हुई है। किससे हुई है? सॉवरेन से, जिसका तात्पर्य है ऐसी सर्वोच्च शक्ति से जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति ना हो। यह जो प्रभुता शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से हुई है। और फ्रेंच से किस शब्द के? सॉवरेन शब्द से हुई है। फ्रेंच के किस शब्द से? सॉवरेन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति ना हो। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान बोदेन ने प्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा कि यह राज्य की पूर्ण एवं शाश्वत शक्ति होती है। फ्रांस के एक विद्वान हैं बोदेन, जिन्होंने कहा है कि प्रभुता एक राज्य की पूर्ण एवं शाश्वत शक्ति होती है। यह प्रभुता संपन्न व्यक्ति की सत्ता है जिसे सीमित नहीं किया जा सकता। साथियों, ये बोदेन ने कहा। इसी प्रकार ब्राइस ने प्रभुता के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि यह ऐसे व्यक्ति में निहित होती है जिसकी इच्छा दूसरे व्यक्तियों को उसकी आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य कर देती है। प्रभुता संपन्न की इच्छा किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा से शासित नहीं हो सकती है, यह बाइस ने कहा है। प्राचीन यूनान में सम्राट अपनी परिषद की सहायता से शासन चलाता था। अगर हम प्राचीन काल में नजर डालें तो पाएंगे कि प्राचीन यूनान में सम्राट अपना शासन कैसे चलाते थे? परिषद की सहायता से शासन चलाते थे, परंतु वे परिषद की राय से आबद्ध नहीं था। कालांतर में शासक की परामर्शदात्री परिषद काफी सशक्त हो गई, अतः यूनानी नगर राज्यों में प्रभुता लोकमत में निहित होने लगी। साथियों, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? परिषद और शक्तिशाली हो गई। समानता प्रभुता से आशय सर्वोपरि शक्ति या अधिकारों से है। कोई भी प्रभुता संपन्न राज्य किसी अन्य के अधीन नहीं होता। साथियों, प्रभुता से आशय सर्वोपरि शक्ति या अधिकारों से है। वो भी कैसे? वो ऐसे कि कोई भी प्रभुता संपन्न राज्य किसी अन्य के अधीन नहीं होता। उस राज्य के सभी व्यक्ति प्रभुता संपन्न की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। प्रभुता संपन्न राज्य बाह्य नियंत्रणों से पूर्णतः मुक्त रहता है। प्रभुता के सिद्धांत के विषय में विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिनमें ऑस्टिन, सामंड, होल्टेन, पैटर्न, जेनिक्स ये विद्वान हैं जिनके विचार अलग अलग हैं। सबने अपने अपने अनुसार विचार प्रकट किए हैं। तो साथियों, प्रभुता का मतलब यह होता है कि एक ऐसा राज्य जिस पर किसी दूसरे राज्य का नियंत्रण नहीं है, बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, तो वह प्रभुता संपन्न राज्य कहलाता है। ऑस्टिन का प्रभुता संबंधी सिद्धांत पढ़ लेते हैं थोड़ा, ऑस्टिन ने क्या कहा है, और फिर हम सामंड के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे।
ऑस्टिन ने अपनी प्रभुता संबंधी सिद्धांत को हॉब्स के विचारों पर आधारित करते हुए व्यक्त किया कि यदि कोई सुनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति जो किसी अन्य समान वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का आदी ना हो और किसी समाज के विशेष अधिकांश लोगों द्वारा उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता है, तो ऐसा सुनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति उस समाज का प्रभुताधारी होगा और वह समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज कहलाएगा। ऑस्टिन द्वारा दी गई प्रभुता की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रभुता शक्ति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। साथियों, ऑस्टिन के अनुसार जो प्रभुता शक्ति है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ऑस्टिन के अनुसार किसी समाज के अधिकांश लोगों द्वारा किसी सुनिश्चित सामान्य वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन किया जाना प्रभुता शक्ति का सकारात्मक रूप है और प्रभुता का नकारात्मक पक्ष यह है कि प्रभुता संपन्न व्यक्ति स्वयं अन्य किसी वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा के पालन का आदी नहीं होता है। साथियों, प्रभुता संपन्न की आज्ञा का पालन प्रजा द्वारा आदत के रूप में स्थायी रूप से किया जाना चाहिए, ना कि केवल कुछ समय के लिए। प्रभुता संपन्न की आज्ञा का पालन राज्य के अधिकांश लोग करते हो, ना कि केवल कुछ ही लोग। प्रजा द्वारा आज्ञा का पालन एक सामान्य श्रेष्ठ के प्रति किया जाना चाहिए। यदि कुछ लोग एक सत्ताधारी की आज्ञा का पालन करते हैं और अन्य लोग दूसरे की, तो उस स्थिति में यह माना जाएगा कि दो पृथक राजनीतिक समाज हैं। साथियों, ये ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन ने प्रभुता संपन्न की शक्ति संबंधी सिद्धांतों में प्रभुता की 3 विशेषताओं को प्रधानता दी है। पहली है प्रभुता की अनिवार्यता। ऑस्टिन का मत है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में एक सर्वोपरि शक्ति आवश्यक होती है। यह प्रभुता शक्ति एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एक समूह में निहित हो सकती है, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि प्रभुता राज्य के भीतर ही निहित हो। वह आंशिक रूप से या पूर्णतः राज्य के बाहर भी हो सकती है। यदि कोई राज्य पूरी तरह स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न हो तो उसकी प्रभुता पूर्ण रूप से उसी में निहित रहेगी, परंतु यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के अधीनस्थ है, अर्थात वह किसी बृहद राज्य का भाग है, तो उस स्थिति में प्रभुता उस बृहद राज्य में निहित होगी। इसी प्रकार कोई राज्य स्वतंत्र होते हुए भी यदि अर्ध प्रभुता संपन्न है तो उसकी आत्म स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रभुता शक्ति का एक भाग किसी अन्य श्रेष्ठ राज्य के अधीन रहता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य में प्रभुता शक्ति कहीं ना कहीं विद्यमान अवश्य रहती है। ऑस्टिन इस बात पर जोर देते हैं कि प्रभुता राज्य के भीतर ही विद्यमान होती है, जबकि सामान्य के अनुसार वह अंशतः उसी राज्य में और अंशतः किसी बृहद राज्य में निहित रह सकती है। साथियों, अगर कोई राज्य पूर्णतः स्वतंत्र है, अगर पूर्णतः स्वतंत्र राज्य है तो उसकी प्रभुता पूर्ण रूप से उसी राज्य में निहित होगी। अगर किसी दूसरे राज्य का उस राज्य पर कब्जा है, नियंत्रण है, तो प्रभुता दूसरे राज्य की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि नियंत्रण उसका है, शासन उसके हिसाब से चलेगा। यह प्रभुता की अनिवार्यता थी जो हमने आपको बताई। अब प्रभुता की अविभाज्यता। प्रत्येक राज्य में केवल प्रभुता शक्ति का होना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें प्रभुताधारी भी होना चाहिए, अर्थात राज्य में एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसमें प्रभुता शक्ति निहित हो। तात्पर्य यह है कि प्रभुता किसी एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के एक ही समूह जैसे संसद में निहित होनी चाहिए तथा उसे एक से अधिक व्यक्तियों में या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह में विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अविभाज्य होने के कारण प्रभु सत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता। एक से अधिक व्यक्ति प्रभुता शक्ति को सामूहिक रूप से धारण कर सकते हैं, किंतु वे सामूहिक रूप से प्रभुता धारण करते हुए अपनी एकाकी सत्ता प्रदर्शित नहीं कर सकते। साथियों, इसमें कहा गया है कि ऑस्टिन के अनुसार कि राज्य में केवल प्रभुता शक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए प्रभुताधारी भी होना चाहिए, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए या व्यक्तियों का समूह
राज्य का मुखिया होना चाहिए या संसद होनी चाहिए जो कि मिल करके कार्य करे। क्या करे? जो कि मिल करके कार्य करे। तो यह प्रभुता की अविभाज्यता हो गई। अब प्रभुता की असीमितता, विधिक दृष्टि से प्रभुता असीमित होती है। इसका आशय यह है कि प्रभुता संपन्न बाह्य तथा आंतरिक नियंत्रणों से मुक्त रहता है, अर्थात उसकी वैधानिक शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। ऑस्टिन के अनुसार विधि प्रभुता धारी की इच्छा या आदेश होती है। जो विधि है, जो कानून है, जो प्रभुता धारी है, जैसे संसद में कानून बनाने की शक्ति निहित है, तो यहां पर माना जाएगा कि विधि की प्रभुताधारी संसद की इच्छा या आदेश होती है। जो कानून बना दिया, जो कानून पारित हो गया, अधिनियमित हो गया, वह सभी को मानना होगा। अभी जैसे नए कानून लागू हुए हैं संपूर्ण भारत में, तो उन नए कानूनों को सभी को मानना होगा। ऐसा नहीं है कि उन कानूनों को कोई मानने से इनकार करे। और ऑस्टिन के सिद्धांतों की आलोचना भी हुई है। कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है ऑस्टिन के सिद्धांतों की। ऑस्टिन के प्रभुता शक्ति संबंधी विचार राज्य के यथार्थवादी सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। ऑस्टिन का कहना है कि प्रभुता संपन्न की इच्छा ही विधि है और लोग इन विधियों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे प्रभुताधारी द्वारा लागू की जाती हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि विधि को जन कल्याण के लिए लागू किया जाता है, जो राज्य का मूल उद्देश्य है। साथियों, अभी जो नए कानून तीनों लागू किए गए हैं, उनका उद्देश्य जन कल्याण ही है। जल्दी निर्णय होना, न्याय दिलवाया जाना, इस नए कानून में प्रावधान किए गए हैं। साथियों, ये हमने आपको अभी बताया ऑस्टिन के बारे में। अब हम आपको बताएंगे सामान्य के बारे में। ऑस्टिन के हमने प्रभुता की अनिवार्यता, प्रभुता की अविभाज्यता, प्रभुता की असीमितता बता दी। अब हम आपको सामान्य क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। ऑस्टिन की भांति सामान्य ने भी यह माना कि प्रत्येक राज्य में एक प्रभुता संपन्न शक्ति का होना अनिवार्य है, परंतु यह शक्ति राज्य के अंदर ही विद्यमान हो, ऐसे वे नहीं मानते हैं। अर्थात यह शक्ति अंशतः या पूर्णतः राज्य के बाहर भी हो सकती है। इस प्रकार सामान्य अर्ध प्रभुता राज्य के अस्तित्व की संभावना को अस्वीकार करते हैं। सामान्य ने ऑस्टिन के इस विचार से भी असहमति दर्शाई कि प्रभुता असीमित होती है। उनके विचार से ऑस्टिन ने सीमितता और अधीनस्थता को भ्रमवश एक ही समझा, जबकि दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। आशय यह है कि प्रभुता की सीमा विधिक रूप से निर्धारित हो सकती है। साथियों, ऑस्टिन ने प्रभुता शक्ति को असीमित और अविभाज्य माना है, जबकि सामान्य के अनुसार वह सीमित और विभाज्य भी हो सकती है। यह सामान्य का कहना है। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान में प्रभुता। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः वहां के संविधान के अंतर्गत प्रभुता केवल ब्रिटिश संसद में ही निहित है। साथियों, ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। जो ब्रिटेन की संसद कह देगी वही माना जाएगा। ब्रिटिश संसद की प्रभुता को असीमितता के विषय में यह कहा जाता है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकती है। इतनी शक्तिशाली है ब्रिटेन की संसद। ब्राइस ने ब्रिटिश संसद की शक्ति के विषय में लिखा है कि ब्रिटिश संसद जैसा चाहे कानून बना सकती है और जिस कानून को जब चाहे समाप्त कर सकती है। वह शासन पद्धति को भी बदल सकती है या सम्राट के उत्तराधिकार में परिवर्तन कर सकती है। साथियों, प्रभुता संपन्न। प्रभुता संपन्न का मतलब एक आप अभी तक समझ गए होंगे कि एक पूर्णतः स्वतंत्र राज्य और उसमें एक ऐसी व्यवस्था है जो कि शासन करती है, कानून बनाती है, कानून खत्म कर सकती है। वह है उस देश की संसद। अब बात होती है कि बहुत से ऐसे देश है जहां एकात्मक शासन प्रणाली है, बहुत से ऐसे देश हैं जहां संघीय शासन प्रणाली है। जहां एकात्मक शासन प्रणाली है जैसे ब्रिटेन, तो वहां की प्रभुता किसमें है? संसद में है। क्यों? क्योंकि वह शासन पद्धति को भी बदल सकती है, नए कानून बना सकती है और यहां तक कि सम्राट के उत्तराधिकारी में भी परिवर्तन
कर सकती है। इतना ही नहीं, वह अपनी इच्छा अनुसार नागरिकों के अधिकारों को समाप्त कर सकती है। क्या कर सकती है? नागरिकों के अधिकारों को भी समाप्त कर सकती है। इसलिए विधि के क्षेत्र में वह अनुत्तरदायी और सर्वशक्तिमान है। ये ब्रिटेन के संविधान में प्रभुता क्या थी, ये हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में प्रभुता की शक्ति। साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रभुता शक्ति। अमेरिका का संविधान संघात्मक है। कैसा है? एकात्मक नहीं है, संघात्मक है। तथा संघ और घटक राज्यों के बीच स्थायी शक्ति का विभाजन किया गया है। स्थायी शक्ति का विभाजन किया गया है। इस प्रकार का शक्ति विभाजन ऑस्टिन के प्रभुता संबंधी सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि वे प्रभुता संपन्न को अविभाज्य मानते हैं। परंतु ऑस्टिन कहते हैं कि अमेरिका के संविधान में प्रभुता ना तो संघीय विधानमंडल में है और न अन्य घटक राज्यों के विधानमंडलों में निहित है, बल्कि वह संविधान संशोधन प्राधिकारी जो अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग अथॉरिटी है, उसमें निहित रहती है। इस तर्क की पुष्टि में ऑस्टिन कहते हैं कि संशोधन की प्रस्तावना कांग्रेस के 2/3 बहुमत द्वारा की जा सकती है, जिसे राज्यों के 3/4 विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अनुसार कार्यपालिका, विधायिनी तथा न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने हेतु स्वतंत्र हैं और ये एक दूसरे के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हैं। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। कार्यपालिका, विधायिनी तथा न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के नियंत्रण में नहीं है। इस स्थिति में यह कहना कठिन है कि अमेरिका के संविधान में अविभाज्य प्रभुता इनमें किसी निकाय में निहित है। यदि मान भी लिया जाए कि प्रभुता शक्ति केंद्रीय विधायिनी में निहित है, तो भी उसे असीमित कहना गलत होगा। क्या होगा? असीमित कहना गलत होगा। अमेरिका के संविधान में प्रभुता संपन्न के विषय में हॉरल्ड लॉस्की का कथन है कि वहां कांग्रेस की शक्ति सीमित है तथा राज्यों की शक्ति भी संविधान के दायरे में सीमित है। संविधान के संशोधन को भी एक अपवाद द्वारा सीमित कर दिया गया है। यह अपवाद है कि कोई भी राज्य बिना स्वेच्छा के सीनेट में समान प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। संवैधानिक दृष्टि से इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिका में प्रभुता शक्ति किसी एक निकाय में केंद्रित नहीं है। साथियों, हमने आपको अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रभुता शक्ति के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान में प्रभुता शक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति भारत का संविधान भी संघात्मक स्वरूप का है। जिस प्रकार अमेरिका का संविधान है, उसी प्रकार भारत के संविधान में भी संघात्मक स्वरूप है। भारत के संविधान में ऐसे अनूठे तत्व हैं जो अमेरिका की संघात्मक प्रणाली में विद्यमान नहीं है, परंतु भारतीय संविधान में प्रभुता संपन्न की वही स्थिति है जो अमेरिका के संविधान में है, अर्थात प्रभुता संपन्न शक्ति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में विभाजित है। इसे अधिक स्पष्ट समझने के लिए भारतीय संविधान के संदर्भित उपबंधों का उल्लेख करना उचित होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संविधान सर्वोपरि है और देश की शासन व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। भारत की राज्य व्यवस्था में सर्वोपरि क्या है? संविधान है। भारत के संविधान के उद्देशिका में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत एक संप्रभु, प्रजातांत्रिक एवं गणतंत्र देश है। संप्रभु शक्ति को भारतीय जनता में निहित संप्रभु शक्ति जो भारतीय जनता में निहित है, भारतीय जनता में जो निहित है, देश की प्रजातांत्रिक और गणतंत्र शासन की व्यवस्था की नींव है, जिसमें नागरिकों के प्रति न्याय, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर जोर दिया गया है। न्याय मतलब सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, भ्रातृत्व, बंधुता बढ़ाने हेतु दृढ़ संकल्प। भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार भारत में संसदीय प्रजातांत्रिक
भारत में संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली लागू है जो नागरिकों को मतदान द्वारा विधायिका के अपने चयनित प्रतिनिधि भेजने को अधिकृत करती है। साथियों, भारत में क्या प्रणाली लागू? प्रजातांत्रिक प्रणाली है। चुनाव होता है, जो चुन के कैंडिडेट आते हैं वही पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। तो साथियों, विधायिका प्रजा के प्रति उत्तरदायी है। यदि वह अपने कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ रहती है तो नागरिकों को यह अधिकार शक्ति प्राप्त है कि उसे भंग कर नए प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। इसी प्रकार विधायिनी की अधिकार शक्ति संसद में निहित है। और साथियों देखिए, प्रशासनिक अधिकार किसमें है? राष्ट्रपति में है। और विधायिनी अधिकार शक्ति संसद में निहित है, जो राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त स्वरूप होती है। संसद क्या है? राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त स्वरूप होती है। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाना आवश्यक है, जो संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। साथियों, संशोधन संबंधी विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। कोई भी संशोधन संबंधी विधेयक अगर पारित हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्याधिकारी है और उसका पद उसकी अनुमति के बिना उससे नहीं छीना जा सकता। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति को प्रशासनिक प्रभुसत्ताधारी कहा जा सकता है। साथियों, भारत का संविधान संघात्मक होने के कारण विधायिनी शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच कर दिया गया है। केंद्र और विभिन्न राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और वे एक दूसरे का अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। यदि वे एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करते हैं तो ऐसा अतिक्रमण उच्च न्यायालय में वाद्य योग होगा। साथियों, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। राज्य और केंद्र सरकारों में विभाजन है। एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते। अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो फिर उस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में वाद लाया जा सकता है। इस प्रकार भारत के संविधान में शक्ति विभाजन का स्पष्ट उल्लेख है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र को राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, जैसे कि आपातकालीन की स्थिति की उद्घोषणा होने पर या राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य के विधानमंडलों को अपने अधिकार में ले सकती है। उस स्थिति में प्रभुता शक्ति का विभाजन आपातकाल तक के लिए निलंबित रहता है। साथियों, भारतीय संविधान एक ऐसा मौलिक दस्तावेज है जो सर्वोपरि है। इसमें संवैधानिक नैतिकता के अतिरिक्त उन सभी संवैधानिक मूल्यों का समावेश है जिनका अनुपालन किया जाना राज्य तथा नागरिकों से अपेक्षित है। अतः कहा जा सकता है कि भारत में संविधान की सर्वोपरिता को संप्रभु के समतुल्य माना गया है, परंतु इसे संप्रभु कहने के बजाय संविधान की सर्वोपरिता कहा गया है। साथियों, संक्षेप में कहा जा सकता है कि ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुता शक्ति के सिद्धांत की अपरिमितता तथा अविभाज्यता भारत के संविधान के प्रति लागू नहीं होती। भारत में प्रशासनिक प्रभुता राष्ट्रपति में निहित है, किंतु विधायिनी प्रभुता केंद्रीय संसद में है, जबकि संविधान सर्वोपरि है। साथियों, ये हमने आपको भारतीय संविधान में प्रभुता शक्ति के बारे में बता दिया कि भारतीय संविधान में प्रभुता शक्ति क्या है, किस प्रकार से निहित है। अब हम आपको बताएंगे अंतरराष्ट्रीय विधि और प्रभुता शक्ति क्या होती है। साथियों, प्रभुता से तात्पर्य एक सर्वोच्च शक्ति से है जिससे कोई राज्य स्वयं को प्रशासित करता है। साथियों, प्रभुता का मतलब यह है कि सर्वोच्च शक्ति से है जो कि किसी राज्य को प्रशासित करता है, संचालित करता है, चलाता है, बिना किसी दूसरे देश के नियंत्रण के, स्वयं स्वतंत्र है। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रणेता हुगो ग्रेसियस ने प्रभुताधारी को सर्वश्रेष्ठ शक्ति माना है। अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रगति के साथ प्रभुता संबंधी परंपरागत धारणाएं भी बदलने लगी हैं। पूर्व से यह धारणा रही है कि प्रभुता संपन्न राज्यों को यह
परम अधिकार है कि वे एक दूसरे के हित के लिए आपस में संधियां कर सकते हैं। यह अधिकार प्राप्त है कि एक देश दूसरे देश के साथ संधि कर सकता है जन कल्याण के लिए, एक दूसरे के हित के लिए। परंतु इन संधियों का परिणाम यह होता है कि सशक्त राज्य कमजोर राज्यों पर दबाव डालने लगते हैं और इस प्रकार प्रभुता शक्ति परोक्षता विभाजित होने लगती है। परंतु कभी कभी होता क्या है कि जो शक्तिशाली राज्य है वो कमजोर राज्यों पर दबाव डालने लगते हैं, जिससे कि प्रभुता शक्ति विभाजित होने लगती है। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल आधार यही है कि सभी छोटे बड़े राज्य एक दूसरे को समान माने, परंतु वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही है। अंतरराष्ट्रीय विधि के उत्तरोत्तर विकास के साथ प्रभुता का महत्व कम होता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय विधि के बंधन के कारण वर्तमान राज्य अन्य राज्यों के साथ स्वेच्छाचारी व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आंतरिक मामलों में पूर्णता शक्ति संपन्न होते हुए भी बाह्य मामलों में उनकी प्रभुता सीमित हो जाती है। इसलिए ओपेनहाइम ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रगति तथा अंतरराष्ट्रीय शक्ति की स्थापना के कारण स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी प्रभुता का कुछ अंश अवश्य खोना पड़ा है। साथियों, अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं और कहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन स्वयं अनेक राज्यों युक्त सिस्टम राज्य है, क्योंकि वह राष्ट्रों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है तथा राज्यों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य कर सकता है। राष्ट्र संघ अन्य राष्ट्रों को सैन्य बल तथा आर्थिक सहायता देने का आदेश भी देता है, अतः उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है जो अन्य राष्ट्रों को उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य करे। परंतु निवेदित है कि यह तर्क निराधार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से राष्ट्रों की प्रभुता समाप्त हो गई है। यह जो तर्क है यह निराधार है कि इसकी स्थापना से दूसरे देशों की प्रभुता समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि जहां पर अन्याय होगा, जहां पर गलत देश दूसरे देश के साथ करेगा, वहां पर यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राष्ट्र संघ आगे आएगा और जो निर्णय यूनाइटेड नेशन देगा वह मान्य होंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे उनको मानना होगा। वर्तमान राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, परंतु यदि कोई राज्य इन आदेशों की अवहेलना करता है तो राष्ट्र संघ की आदेशात्मक शक्ति प्रभावहीन सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी राष्ट्र स्वेच्छा से राष्ट्र संघ से किसी भी समय अलग हो सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्र संघ की सदस्यता राज्यों की प्रभुता संपन्नता पर ही आधारित है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों की प्रभुता शक्ति का हनन हुआ है। इस संबंध में फेनविक के विचार उल्लेखनीय है। उनका कथन है कि वर्तमान में प्रभुता शब्द के अर्थ को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शांति और सुरक्षा के संदर्भ में ही समझना उचित होगा। राज्यों को अपने आपसी झगड़े स्वयं निपटाने की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए तथा अपने इस अधिकार को अंतरराष्ट्रीय परिवार को अधिकाधिक समर्पित करना चाहिए। साथियों, ये अंतरराष्ट्रीय विधि और प्रभुता शक्ति के बारे में हमने बता दिया। अब हम आपको बताएंगे प्रभुता संबंधी आधुनिक विचारधारा क्या है। साथियों, रोमन काल से ही प्रभुता के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस दिशा में आधुनिक विद्वानों ने विधि के विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। आधुनिक विद्वानों का योगदान केवल यह है कि वे वैधानिक प्रभुता और वास्तविक प्रभुता में विभेद मानते हुए विधि के प्रयोजनों के लिए केवल उस व्यक्ति या संस्था को ही प्रभुता संपन्न मानते हैं जो संपूर्ण वैधानिक अधिकार धारण किए हुए हैं। साथियों, रोमन काल से ही प्रभुता के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस दशा में शुरू से ही देखा जाए तो कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, विचार प्रकट किए हैं। आधुनिक जो विद्वान हैं उनका योगदान यह है कि वे वैधानिक प्रभुता और वास्तविक प्रभुता में विभेद मानते हुए विधि के प्रयोजन के लिए केवल उस व्यक्ति या संस्था को ही प्रभुता संपन्न मानते हैं जो संपूर्ण वैधानिक अधिकार धारण किए हो। वर्तमान विधि शास्त्री राज्यों के वैधानिक प्रभुताधारी को ही प्रभुता संपन्न मानते हैं तथा वे राजनीतिक प्रभुता को अनावश्यक समझते हैं।
गत दशकों में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के इतने निकट आ चुके हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के इतने निकट आ चुके हैं कि उन्हें अपनी आंतरिक प्रभुता को यथावत बनाए रखने, उन्हें अपने आंतरिक प्रभुता को यथावत बनाए रखते हुए बाह्य प्रभुता को कुछ सीमा तक त्यागना अनिवार्य सा हो गया है। उदाहरणतः वर्तमान नाटो, सीटो, सेंटो आदि जैसे सैनिक संगठन आपसी समझौते द्वारा यह स्वीकार करते हैं कि किसी सदस्य राष्ट्र पर बाह्य आक्रमण होने की दशा में उन सदस्य राष्ट्र इसे स्वयं पर आक्रमण मानते हुए उस राष्ट्र की सैनिक सहायता करेंगे। साथियों, गत दशकों में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के इतने निकट आ चुके हैं कि उन्हें अपनी आंतरिक प्रभुता को यथावत बनाए रखने, जो आंतरिक प्रभुता है उनकी एक रहेगी, लेकिन जो बाहरी अगर किसी देश ने आक्रमण कर दिया, उनके जिन देशों ने संगठन बनाया हुआ है तो यह माना जाएगा कि उन सभी देशों में आक्रमण हुआ है और फिर सभी देश मिलकर के उस देश का सामना करेंगे। वर्तमान नाटो, सीटो, सेंटो आदि जैसे सैनिक संगठन आपसी समझौते द्वारा यह स्वीकार करते हैं कि किसी सदस्य राष्ट्र या बाह्य आक्रमण होने की दशा में अन्य सदस्य राष्ट्र इसे स्वयं पर आक्रमण मानते हुए उस राष्ट्र की सैनिक सहायता करेंगे। इसी प्रकार विश्व व्यापार की सुविधा की दृष्टि से संसार के अनेक राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित किए हैं जो परोक्षतः इनकी बाह्य प्रभुता को कुछ सीमा तक परिसीमित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ में ऑस्टिन की प्रभुता संबंधी धारणा का व्यवहारिक महत्व कम हो गया है। विश्व के राष्ट्रों में अंतरराष्ट्रीयता की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे प्रभुता विषयक रूढ़िवादी धारणाओं में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। वर्तमान में विश्व स्तर पर राज्य की शक्तियों के विकेंद्रीकरण की मांग दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे प्रभुता की संकल्पना दुर्बल पड़ती जा रही है। इसलिए रेमजे म्योर तथा सिडनी वेब जैसे विद्वानों ने प्रभुता शक्ति के न्यागमन का समर्थन किया है। यद्यपि विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की बढ़ती हुई मांग के कारण राज्यों की प्रभुता शक्ति संबंधी धारणा का केवल सैद्धांतिक महत्व ही रह गया है, फिर भी इसके अस्तित्व को पूर्णतः नकार दिया जाना महान भूल होगी। साथियों, वर्तमान समय में देखा जाए तो एक राज्य दूसरे राज्य के निकट आ रहे हैं, उनके बीच संधियां हो रही हैं, संगठन बन रहे हैं, उनकी आंतरिक प्रभुता पर दखल नहीं है, लेकिन बाहरी प्रभुता पर अगर किसी ने आक्रमण किया तो मिलकर के सामना करेंगे। इसी प्रकार व्यापार क्षेत्र में भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत से संगठन बन चुके हैं जो कि इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। साथियों, हमने आपको प्रभुता के बारे में बताया है कि प्रभुता शक्ति क्या होती है। प्रभुता शक्ति उस देश की सर्वोपरि शक्ति है जो कि उस देश को संचालित करती है। तो ऐसी शक्ति प्रभुता शक्ति कहलाती है। हमने आपको इस वीडियो में सिद्धांत ऑस्टिन के, सामान्य के दोनों बताए, ब्रिटेन के संविधान में प्रभुता के बारे में बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी बताया, भारत के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय और वर्तमान आधुनिक जो विचारधारा है उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू साथियों।